ठीक है, कल की क्लास को एक बार फिर से रिपीट करके देखते हैं। तो अपने पास है ना 4-5 तरह की एपीआई हैं। फैच प्रोडक्ट की एक प्रोडक्ट आएगा, इसमें आपको आईडी पास करनी पड़ेगी और आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। फैच प्रोडक्ट्स यानी सारे प्रोडक्ट्स फैच होंगे। फिर है ऐड प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट को ऐड करेंगे हम इसमें। ठीक है, इसके बाद है अपडेट प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट पहले से है सर्वर के ऊपर, बस उसको अपडेट करेंगे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन। फिर है डिलीट प्रोडक्ट। तो डिलीट प्रोडक्ट के टाइम में आपको बताना पड़ेगा किस प्रोडक्ट को डिलीट करना है, ठीक है, और उसकी आईडी पास करनी पड़ेगी। देखो इन जो ऑपरेशन है इसमें क्या कौन कौन से ऑपरेशन हो गए। रीड का हो गया, यानी फैच करने का तो रीड हो गया। राइट का मतलब ये हो गया अपना क्या बोलते हैं ऐड का, जब ऐड स्टूडेंट का हुआ है ना, ऐड प्रोडक्ट, वो राइट का हो गया। अपडेट का और डिलीट का। तो इन ऑपरेशन को बोलते हैं क्रूड ऑपरेशन। सी से होता है क्रिएट, आर से होता है रीड, यू से होता है अपडेट और डी से होता है डिलीट। जब भी बात करें क्रूड ऑपरेशन की, तो इसका मतलब ये है एक डेटा के ऊपर 4 तरह के फंक्शन, 4 तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। डेटा को क्रिएट करवाना, डेटा को रीड करवाना, ठीक है, और डेटा को डिलीट करवाना, और डेटा को हाँ डिलीट, बस यही। हेलो 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 ठीक है। तो जब भी क्रूड ऑपरेशन की बात हो तो समझ जाना क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, ये 4 तरह से डेटा जो ऑपरेशन है ना, वो एक तरह से सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे इसमें। और भी ऑपरेशन हो सकते हैं, जैसे कि सर्च करना या फिर ट्रावर्स करना, डेटा को देखना, मतलब ट्रावर्स करके, और भी ऑपरेशन हो सकते हैं इसमें। बट ये जो 4 हैं क्रूड ऑपरेशन, ये ज़रूरी हैं, ठीक है। ये चीज़ आप डेटाबेस इंप्लीमेंट करोगे तब भी कर सकते हो, ये आप एपीआई वगैरह में भी कर सकते हो, फायरबेस के अंदर भी कर सकते हो, और शेयर प्रेफरेंस के अंदर भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले है ना, इसके पहले हम एक बार पोस्टमैन की देख लेते हैं कि पोस्टमैन में हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं इसको, साथ साथ में पोस्टमैन को देखेंगे। सबसे पहले है फैच प्रोडक्ट, गेट टाइप की रिक्वेस्ट टाइप होगी इसके अंदर। ये मेरा यहाँ तक का रहेगा बेस यूआरएल, यानी ये यूआरएल है कुछ कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये मेरा एंड पॉइंट है। आगे बात सुन, क्योंकि गेट टाइप की रिक्वेस्ट है तो मैं बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं भेज रहा, नन रहेगा। मैंने सेंड किया और मेरा डेटा आ जाएगा, मेरा सर्वर स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो लेट्स रन अगेन। ये देखो, तो हमें देख रहा है स्टेटस कोड क्या है इसका 200, और ये रिस्पॉन्स आया है इसमें, ठीक है। यानी रिस्पॉन्स आया है लिस्ट के अंदर, लिस्ट है ये, और लिस्ट के अंदर क्या है, मैप है। तो इसको मैं क्या करूँगा, लिस्ट को लेके आऊँगा, उसको फिर ट्रावर्स करूँगा, और ट्रावर्स करके मैं उसको मॉडल क्लास में कन्वर्ट करूँगा। चलिए इसको देखते हैं कि कैसे कर रखा है इसको। ओके, ठीक है, ओके। तो फैच प्रोडक्ट्स ये वाली एपीआई है। तो सबसे पहले मैंने एंड पॉइंट लगाया, देखो यहाँ पे ये एंड पॉइंट क्लास मैंने अलग से बना ली, जितने भी यूआरएल और बेस यूआरएल रहेगा वो यहाँ पे डाल देंगे हम, ठीक है। तो ये लीजिए, ये बेस यूआरएल है और ये मेरा प्रोडक्ट का एंड पॉइंट। तो सबसे पहले बेस यूआरएल कनेक्ट करेंगे और उसके बाद उसका एंड पॉइंट, और ये मैंने यूआरएल लिख दिया इसका, ठीक है। एंड पॉइंट से मैंने फैच करवा लिया, ये जो डेटा रहेगा वो स्ट्रिंग के अंदर रहेगा, ठीक है। यूआरएल, क्योंकि जो अपनी गेट रिक्वेस्ट है या जो भी पोस्ट रिक्वेस्ट है उसको यूआरएल में डेटा नहीं चाहिए, स्ट्रिंग में डेटा नहीं चाहिए, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा यूआरआई के अंदर। तो यूआरआई के अंदर मैंने पार्स करवा के स्टोर करवा लिया, गेट के अंदर पास करवाया, सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी गेट टाइप की, इसलिए अवेट लगा दिया और एसिंग लगा दिया, ठीक है। देन मेरे को मिलेगा रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स में अगर स्टेटस कोड मेरा कितना आया था 200 आया था, तो मैं क्या करूँगा, डेटा को बॉडी से निकाल के और उसको डिकोड करूँगा। तो मैंने देखो स्ट्रिंग में बॉडी से निकाल लिया। आप डायरेक्ट इसको अलग वेरिएबल में लेके भी कर सकते हो, और आप नहीं चाहते कि बड़ा कोड हो तो डायरेक्ट इसको यहाँ पे पास करवा सकते हो, ठीक है गाइस। तो मैंने क्या किया, जेसन डिकोड और बॉडी पास करवा दी इसमें। तो ये डिकोड करके लिस्ट ऑफ मैप रिटर्न कर देगा, ठीक है। एंड देन क्या करना है, इस लिस्ट को जो मैप के अंदर लिस्ट है उसको मॉडल की लिस्ट में कन्वर्ट करना है इसे, ठीक है। तो मैंने लिस्ट मैप को ट्रावर्स किया, मतलब एक एक आइटम निकाल के और इसको कन्वर्ट किया। तो प्रोडक्ट का फ्रॉम मैप फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया स्टैटिक टाइप का।
जो क्या कर रहा है, इस मैप से जो हमने मैप पास करवाया है यहाँ पे, उस मैप से डेटा निकाल के क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा प्रोडक्ट मॉडल का और उसको रिटर्न करवा देगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट मॉडल हो गया, इसको मैंने इस लिस्ट के अंदर ऐड करवा दिया। ठीक है गाइस, ये अपना लूप चलेगा और सारे जो लिस्ट मैप आए हैं लिस्ट के अंदर उसको निकाल के प्रोडक्ट लिस्ट लिस्ट क्रिएट कर देगा प्रोडक्ट की। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट लिस्ट को यहाँ पे तो हमें ज़रूरत है नहीं, इसको कहीं दूसरी क्लास में ज़रूरत होगी, तो मैंने यहाँ क्या करवाया, लिस्ट को रिटर्न करवा दिया। ठीक है, अगर मान लो स्टेटस कोड 200 नहीं आ रहा है तो हम फिलहाल के लिए कर रहे हैं समथिंग वेंट रॉन्ग, बट आपको ना ध्यान रखना है कि मान लो कोई और कोड, ये भी आपको बैक एंड सर्वर प्रोवाइड करवाएंगे कि अगर 200 नहीं आ रहा तो 200 के अलावा कौन कौन सी एरर आ सकती है और कौन किस तरह से मैसेज आएगा एरर की साइड से। वो हो सकता है कि एरर आए ना उसके अंदर पीछे से रिस्पॉन्स आ जाए। ठीक है, रिस्पॉन्स तो ज़रूर आएगा। ठीक है, अगर रिस्पॉन्स के अंदर फिर से कोई मतलब मैप है तो उस मैप को फिर से हम डिकोड करेंगे और एरर का मैसेज निकालेंगे। ठीक है, देन एक फिर यहाँ से एक्सेप्शन है उस मैसेज को थ्रो करवा देंगे। तो जहाँ से भी इस फंक्शन को कॉल करवाया वहाँ पे जाओ और ट्राई कैच में डालना पड़ेगा आपको। ध्यान रखना है कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि ट्राई कैच को आप यहाँ पे लगा लो। ठीक है, सर्विस के अंदर कभी भी ट्राई कैच मत लगाओ, इसको पीछे तक लेके आने दो, मतलब प्रोवाइडर तक आने दो या यूआई, क्योंकि अभी यूआई यूज़ नहीं कर रहे हम, प्रोवाइडर जब प्रोवाइडर यूज़ कर रहे होते प्रोवाइडर के अंदर लेके आएंगे और वहाँ पे हम ट्राई कैच लगवाएंगे। इज लोडिंग मैंने बता दिया, अगर हम आपको लोडर दिखाना है स्क्रीन के अंदर, जब तक आपकी एपीआई डेटा फैच करके ना लेके आए तब तक आपका लोडर दिखता रहे। ठीक है, आप लोडर को यहाँ पे बंद कर सकते हो और यहाँ पे भी आपको फिर बंद करना पड़ेगा, या फिर आप फाइनली के अंदर डाल दो और लोडिंग। ठीक है, अगर आप यहाँ पे प्रोवाइडर यूज़ नहीं करें तो सेट स्टेट यूज़ होगा इसके नीचे, अगर आप प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो तो नोटिफाइज में कॉल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा फैच प्रोडक्ट्स। ठीक है, वैसे ही क्या है, सिंगल प्रोडक्ट को ही फैच करवा सकते हो। यहाँ पे आपको आईडी पास करनी पड़ेगी। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपके पास ना कभी भी एपीआई इंप्लीमेंट करनी हो तो आपके पास डेटा पता होना चाहिए कि आपको रिक्वेस्ट में क्या भेजना है, रिस्पॉन्स में क्या आएगा, स्टेटस कोड क्या आएगा उसका। ठीक है, तो सिंगल देखो यहाँ पे पता लग रहा है कि यहाँ पे आईडी ले रहा है। ठीक है, तो आईडी ले रहा है तो मेरे को आईडी जिस प्रोडक्ट को लेके आना है, एक प्रोडक्ट को, उसकी आईडी पास करनी पड़ेगी। ये इस टाइप की नॉर्मली तब यूज करते हैं जब मेरे को एक प्रोडक्ट एक स्क्रीन में दिखाना हो और मैंने वो उस प्रोडक्ट को फैच नहीं कर, मतलब सारे प्रोडक्ट के साथ वो फैच ना आया हो, उस प्रोडक्ट को फैच ना करके लेके आया हो। ठीक है, तो उस केस में आप इस टाइप की एपीआई को कॉल करोगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या हुआ, यूआरएल हो गया और यहाँ पे प्रोडक्ट को ये देखो स्ट्रिंग मैंने प्रोडक्ट आईडी और यहाँ पे मैंने पास करवा दी, ये अपना पूरा प्रॉपर यूआरएल हो गया। यूआरएल इसको पार्स करवाया और इसको यूआरए के अंदर स्टोर कर लिया। ये काम आप डायरेक्ट भी करवा सकते हो, मैंने तो अलग अलग वेरिएबल बना के करवाए थे, बट आप डायरेक्ट भी करवा सकते हो कोड को छोटा करने के लिए। ठीक है, अब ये लाइन में कुछ जरूरत नहीं। स्टेटस कोड 200 आया तो मैंने बॉडी से रिस्पॉन्स से बॉडी निकाल ली, इसको भी मैं सॉर्ट कर सकता हूँ। आप अगर अलग अलग लाइन में लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, स्टार्टिंग के लिए आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो अलग अलग वेरिएबल में, ताकि अच्छे समझ में आ जाए चीज़ें, बट आप एक लाइन में भी कर सकते हो। पहले ये काम होगा, फिर उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो जेसन कोड हो जाएगा। अब जेसन कोड डिकोड का जो मैसेज आएगा वो फ्रॉम मैप हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ से सीधा रिटर्न भी करवा सकते हो, ये लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसी कोड और छोटा हो जाएगा ये। आगे बात सुन, यहाँ पे प्रोडक्ट को फैच किया, एक ही क्लास आएगी मेरे पास, एक ही डेटा रहेगा, उसको मैंने कन्वर्ट करवा लिया और उसको रिटर्न करवा दिया। ठीक है, आप इसको जहाँ पे भी यूज़ करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद प्रोडक्ट को ऐड करवाएंगे। ऐड प्रोडक्ट को देखो, ऐड प्रोडक्ट ये जो है वो पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट है। ठीक है, एंड पॉइंट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी के अंदर हम ये चीज़ पास करवा रहे हैं, इस टाइप का डेटा। ठीक है, नेम है, प्राइस है और डिस्क्रिप्शन है। तो मैंने बताया था कि जब भी आप रिक्वेस्ट में कोई डेटा जा रहा हो तो उसकी मॉडल क्लास तुरंत क्रिएट कर लोगे। ठीक है, तो मैंने मॉडल क्लास क्रिएट कर ली थी, और क्योंकि ये मेथड, क्योंकि आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो आपको डेटा कन्वर्ट होगा मैप के अंदर, मॉडल से मैप के अंदर कन्वर्ट होगा, तो मैंने इसके अंदर टू मैप फंक्शन रख दिया। ठीक है, आगे बात सुनना। तो मैं प्रोडक्ट ऐड करूँगा तो पीछे की साइड से, यूआई की साइड से आप जो भी प्रोडक्ट के अंदर डालोगे, ये देखो मैंने यहाँ पे मॉडल क्रिएट करके और ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट डाली है। ठीक है, बाद में ये इन्फॉर्मेशन आपकी टेक्स्ट फील्ड से आपके उठा के टेक्स्ट कंट्रोलर से आप इसके अंदर रखोगे, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट में पास कर दोगे, ये यहाँ पे मिलेगा। ठीक है,
अब देखो मैंने पहले तो URI क्रिएट किया एंड पॉइंट से, देन इसको इसी प्रोडक्ट को मैंने टू मैप कन्वर्ट करवा दिया। टू मैप क्या कर देगा, इसको मैप में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इस मैप को मैंने यहाँ पे स्टोर करवाया, इसको पास करवा दिया, जेसन एनकोड मेरे को स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा, और स्ट्रिंग फिर मैं HTTP के ऊपर पोस्ट मेथड रहेगा, क्योंकि डेटा हम सर्वर को दे रहे हैं, ठीक है। तो URI यहाँ पे पास होगी, और जो भी स्ट्रिंग है वो मैंने बॉडी के अंदर पास करवा दी, ठीक है। अवेट लगेगा, क्योंकि मैं सर्वर पे जा रहा है तो टाइम लगेगा इसको, ठीक है। अवेट लगा दिया, अवेट के बाद मेरे को यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। ये जो मेथड है रिस्पॉन्स, ये आपको HTTP से मिलता है, HTTP पैकेज से। उसको स्टेटस कोड भी मैं चेक करूँगा 201, क्योंकि मैंने 200 का चेक इसलिए नहीं लगाया, क्योंकि मेरे को अगर मैं करूँ, मैं कोई भी प्रोडक्ट ऐड करवा रहा हूँ तो मेरे को स्टेटस कोड 201 मिलता है, ठीक है। यानी पोस्ट के केस में जो डेटा आपका सक्सेसफुली ऐड हो जाता है तो उस केस में 201 मिलेगा हर API में, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को कोई रिस्पॉन्स आई थिंक मिल नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे यही रिस्पॉन्स मिल रहा है केवल। अब इस रिस्पॉन्स को मैं क्या दिखाऊँ, इसको क्या यूज़ करूँगा, ठीक है। इससे बेटर मैं क्या किया, प्रोडक्ट ऐड करके यहाँ पे मैसेज को रिटर्न करवा दिया स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। अगर कोई स्टेटस को 200 नहीं आया है तो मैं क्या करवा रहा हूँ, समथिंग वेंट रॉन्ग फिलहाल के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। सेम उसी तरह से हम अपडेट करेंगे। अपडेट का जो मेथड रहेगा वो पुट टाइप का रहेगा, और यहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी किस प्रोडक्ट को ऐड आप अपडेट करवा रहे हो, तो आपको ID पास करनी पड़ेगी URL के अंदर, और जो डेटा आप अपडेट करवाना चाह रहे हो वो करवाना पड़ेगा यहाँ पे बॉडी के अंदर। यहाँ से बॉडी, यहाँ पे जेसन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे आपको टेक्स्ट अगर मिले तो यहाँ पे आप उसको कन्वर्ट कर दो जेसन को, ठीक है। और कई बार ये डेटा है ना, अगर अच्छे से ना दिखे आपको, जैसे साइड ऐसे होता है, यहाँ पे क्लिक करके ब्यूटीफाई कर सकते हो, इसको थोड़ा स्ट्रक्चर कर देगा इसको, ठीक है, ओके। अब इस ID के ऊपर जैसे इसका नाम है नाइके और इसका डिस्क्रिप्शन है ये, मैं चाहता हूँ कि इसका डिस्क्रिप्शन चेंज ना हो और इसका प्राइस भी चेंज ना हो, तो आप जैसे नाम चेंज करवा रहे हो तो आप नाम भी चेंज करवा सकते हो इसमें। अब इस केस में ये इस ID के ऊपर जाएगा सर्वर पे, तो नाम चेंज होगा एडिडास नाइकी से, और प्राइस और डिस्क्रिप्शन सेम रहेगा उस केस में। ये बता रहा हूँ मैं पुट के केस में। अगर आप ऐड में करोगे ना एक सिंगल, तो एक ही चीज़ चली जाएगी वो, ठीक है। ऐड में ऐड कर रहा है, ये अपडेट कर रहा है उस चीज़ की, ठीक है गाइस, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं अपडेट इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो मैंने बताया, क्योंकि रिक्वेस्ट में हम जैसा भी डेटा भेज रहे हैं यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा उसकी रिक्वेस्ट। अब देखो मैं ये 3 तरह का डेटा मैं अपडेट करवा सकता हूँ, प्राइस भी करवा सकता हूँ, या फिर मैं नेम भी करवा सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन भी करवा सकता हूँ। हो सकता है मैं तीनों की तीनों चीज़ें अपडेट कराऊँ। ID को कभी भी अपडेट नहीं करवा सकते आप, ठीक है। आप भेजोगे तो भी अपडेट नहीं होगी ID का मतलब यही है कि आपको यूनिकली आपका प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सकें ये सर्वर साइड पे, ठीक है। तो मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे मैंने सेम उसी तरह की मॉडल क्लास क्रिएट कर ली, जो कि आपको ऐड प्रोडक्ट जैसी दिखेगी, क्योंकि मैंने बताया कि आपको डिफरेंट लेनी है हर रिक्वेस्ट की, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर भी 2 मैप डाल दिया, क्योंकि रिक्वेस्ट है मेरी ये, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की ID चाहिए थी मेरे को, ये देखो ID ये मैंने अलग से मंगवा ली, और ये प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने मॉडल क्लास से ले ली, कन्वर्ट करवाया मैप के अंदर, और जैसे डिकोड करके मैंने इसको स्ट्रिंग क्रिएट किया, ये मैंने इसका URL बना लिया, और पुट टाइप का मेथड कॉल किया मैंने इस बार, URI पास कर दी यहाँ पे, और बॉडी के अंदर मैंने मैप स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर दी, ठीक है। अब रिस्पॉन्स कोड में मेरे को देखो यहाँ पे क्या मिल रहा था, अभी तो यहाँ पे सर्वर चल नहीं रहा है, वो इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे ID गड़बड़ कर दी और मेरा सर्वर क्रैश भी कर गया होगा। ठीक है, अपडेट करोगे तो आपको रिस्पॉन्स आएगा। चलो देख लेते हैं प्रोडक्ट की ID डाल के प्रॉपर, ये है, ठीक है। अपडेट कर देते हैं, ये मैंने ID डाल दी यहाँ पे, कौन सी ID डाल दी, ठीक है। और ये अपना यहाँ पे जा रहा है, बॉडी के अंदर मैंने क्या करवाया, इसलिए पास करवाया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडिडास शूज। आप डिस्क्रिप्शन में चेंज ना करना चाहो तो मत भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप प्राइस को चेंज ना करना चाहो तो मैं छोड़ दिया इसको, तो मैंने सेंड कर दिया। ओके, अब देखो 400 स्टेटस कोड आया, 400 मैंने बताया था 400 का स्टेटस कोड आया, तो क्लाइंट की साइड गड़बड़ होती है, यानी हमारी साइड
जो API को सेंड करवा रहा है उसकी साइड पे एरर है। बैड रिक्वेस्ट, यानी आपकी जो रिक्वेस्ट आपने सेंड की है वो गलत है, बैड है। तो जब भी 400 से स्टेटस कोड आए तो समझ लेना 400, 401, 402, 403, 404, 405 ऐसे करके, तो समझ लेना हमारी साइड गड़बड़ है, हमें ठीक करना है। ये देखो यहाँ पे मैंने ये सेमीकोलन हटाना पड़ेगा, सेमीकोलन नहीं, कॉमा। ठीक है, दोबारा से सेंड किया, ये देखो स्टेटस कोड ओके आ गया और ये मेरा रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, ये ना इसको क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। अब देखो इसका अपडेट, इसका जो प्राइस था वो उतना का उतना है, इसका नेम और डिस्क्रिप्शन चेंज हो गया। आप सारे के सारे प्रोडक्ट को फैच करोगे तब भी आपको ये अपडेटेड रिफ्लेक्ट करेगा। ये देखो, ठीक है, क्लियर ये चीज़। वैसे ही अब डिलीट को करना है। ठीक है, एक बार मैं अपडेट को दिखा देता हूँ कि कैसे कर रहा था अपडेट करना है। ठीक है, अपडेट में रिस्पॉन्स आया, स्टेटस कोड 200 है, तो मैं बोल रहा हूँ प्रोडक्ट सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, इसको रिटर्न करवा दिया मैसेज को। अगर कोई दिक्कत है तो समथिंग वेंट रॉन्ग करके मैंने रिटर्न करवा दिया। डिलीट के केस में क्या है, सेम वैसे ही कि डिलीट के केस में हमने बस आईडी पास करवा दी, किस प्रोडक्ट को डिलीट करना है, आपको बॉडी में कुछ पास करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैंने प्रोडक्ट की आईडी दी, यहाँ पे मैंने URL बनाया, पार्स किया इसको URI में, फिर HTTP के ऊपर डिलीट फंक्शन कॉल किया और वहाँ पे आपको URI पास कर देनी है जिसके अंदर प्रोडक्ट की आईडी भी रहेगी। रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स के अंदर बॉडी आएगी। अब देखो मैंने स्टेटस कोड 200 का नहीं लगाया क्योंकि रिस्पॉन्स जिस टाइप का भी रिस्पॉन्स आएगा, मतलब स्टेटस कोड जिस किसी टाइप का हुआ है उसके केस में हमें चांसेस यही हैं कि इसका मतलब रिस्पॉन्स मिल जाएगा प्रॉपर, एरर मैसेज भी मिल जाएगा हमें और उसमें एरर मैसेज भी मिल सकता है, उसके अंदर प्रॉपर डेटा भी मिल सकता है। तो एरर मैसेज मिला तो मैसेज के अंदर एरर मैसेज आएगा, अगर सब कुछ सही हो गया तो मैसेज के अंदर इसकी मॉडल क्लास, देखो रिस्पॉन्स आया है ना, तो मैंने उसकी मॉडल क्लास क्रिएट कर ली, डिलीट प्रोडक्ट रिस्पॉन्स। आपको जितने प्रोडक्ट बना मतलब रिस्पॉन्स बनाने तो उस क्लास में रिस्पॉन्स ऐड हो जाएगी। ठीक है, और अगर रिक्वेस्ट बना रहे हो मॉडल क्लास तो उस क्लास में रिक्वेस्ट ऐड करनी है। तो ये देखो यहाँ पे केवल मैसेज मिल रहे हैं, इसमें सक्सेस का मैसेज मिलता है, इसके अंदर एरर का मैसेज मिलता है। ठीक है, और यहाँ से मैंने रिस्पॉन्स को रिटर्न करवा दिया जो कि मेरे को मिलेगा यहाँ पर। इसको मैंने ट्राई कैच के अंदर नहीं डालना, बट डालना चाहिए क्योंकि अगर कोई मान लो एक्सेप्शन आ गई जो हैंडल नहीं हो रही है, जिसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप टोस्ट वगैरह में दिखा सकते हो, जैसी भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसी टाइप से आप दिखा सकते हो। ठीक है गाइस, ये समझ में आ गया होगा एक बार को, वन लेवल। अब देखो, अब कई बार क्या होता है कि एक टोकन होता है, ठीक है, कैसे समझाऊँ अब इसको। ये देखो तो मैंने बताया था एक क्लाइंट, क्या हो गया, हाँ, मैंने क्या बताया था, ये अपना क्लाइंट है, ठीक है, और ये क्या है, सर्वर है, ठीक है, आगे बात सुन। तो मैं क्या, मेरे पास क्या होता है कि एंड पॉइंट रहेगा और एंड पॉइंट से मेरे को, मैं एंड पॉइंट पे हिट करूँगा, मतलब बेस URL लगा के सर्वर पे, तो सर्वर क्या कर देगा, उसका रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, क्लियर ये चीज़। अब देखो कई बार क्या हो जाता है कि कोई बंदा बीच में, कोई हैकर वगैरह जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इसको बीच में इंटरसेप्ट कर लेते हैं, या फिर ये बोल सकते हो अगर उसको URL मिल गया या एंड पॉइंट्स वगैरह मिल गए उसको, तो वो क्या करेगा, खुद भी रिक्वेस्ट कर सकता है और उसको रिस्पॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक तरह से API को सिक्योर करने के लिए कुछ मैकेनिज्म लेके आए। पहले तो सिंपल API हुआ करती थी, बट बाद में क्या लेके आए, ये टोकन नाम की चीज़ लेके आए। ठीक है, क्या ले गए, टोकन। आगे बात सुन, पहले क्या होता था, मतलब जैसे यहाँ पे मैंने शुरुआत में लॉगिन के लिए बोल रखा है, लॉगिन, उसके बाद मैं डैशबोर्ड पे आऊँगा और डैशबोर्ड पे आके मैं API को कॉल करवा सकता हूँ बेसिकली, है ना, चाहे वो फैच की हो या डिलीट की हो या फिर वो गेट प्रोडक्ट की हो या फिर अपडेट प्रोडक्ट की हो। ठीक है, पहले मैं लॉगिन करूँगा एंड देन उसके बाद मेरे पास UI आएगी। ठीक है, अगर आप अभी देख रहे हो तो जितनी भी API है मैंने बिना लॉगिन किए कॉल कर ली। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई भी यूज़र, कोई भी बंदा जो हैकर टाइप का बंदा है वो क्या करेगा, बिना लॉगिन किए, उसको एंड पॉइंट हाथ लग के उसको, वो क्या करेगा, बिना लॉगिन किए
रिक्वेस्ट मारता रहेगा, रिस्पॉन्स आता रहेगा, सारे काम का डेटा वो चुरा सकता है, डिलीट भी कर सकता है अपने डेटा को, करप्ट भी कर सकता है डेटा को। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने ये दिमाग लगाया कि देखो अगर आपको केवल वो बंदा एक्सेस कर सकता है API का रिस्पॉन्स, केवल वही बंदा एक्सेस कर सकता है जिसने लॉगिन कर रखा हो, ठीक है। यानी अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा है तो आप कोई भी API कॉल नहीं करवा सकते, ठीक है। आगे बात सुन, सबसे पहले आपको फिर अब इस चीज़ को ये समझ में आ गया कि हाँ ठीक है लॉगिन करवाना पड़ेगा भाई पहले, और लॉगिन करवाने से पहले क्या करते हैं, रजिस्टर करवाना पड़ेगा, देन आप उसको लॉगिन करवा सकते हो, ठीक है। अब ये तो ठीक है, समझ में आया कि भाई लॉगिन करवाना पड़ेगा, लेकिन मैंने लॉगिन करवा लिया तो मेरे को ये कैसा पता, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम लॉगिन करवाया, मैंने API कॉल की लॉगिन के लिए, रिस्पॉन्स आ गया मेरे पास कि हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम मैं अगर फैच प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो मैं कैसे बताऊँ कि भाई मैंने लॉगिन करवा लिया है ना, क्योंकि हो सकता है कि 1000 यूज़र हों। अब सर्वर को कैसे पता लगेगा कि भाई इसने ये जो रिक्वेस्ट आई है फैच प्रोडक्ट की, इस बंदे ने लॉगिन कर रखा है नहीं कर रखा, ठीक है। आगे बात सुनना, तो सर्वर क्या बोलता है कि जब आप लॉगिन करोगे, जब आप क्या करोगे लॉगिन करोगे, तो मैं आपको एक टोकन दूंगा, ठीक है। टोकन मतलब एक ऐसी चीज़ दूंगा जिसको लॉगिन करने के टाइम पे, और वो टोकन क्या करना है, आपको सुरक्षित रख लेना है अपने यहाँ पे, यानी सेव करवा लेना टोकन को। जब नेक्स्ट टाइम जब भी आप रिक्वेस्ट करो तो मेरे को वो टोकन भेज देना एक बार, ठीक है। अगर वो टोकन भेजोगे तो मैं चेक करूँगा भाई इस नाम का टोकन मैं किसको दिया था मैंने इस टोकन को। मान लें सर्वर के पास 1000 टोकन है, ठीक है, 1000 टोकन है नहीं मान लो फिलहाल, जो भी बंदा फिर लॉगिन करेगा यहाँ पे उसके लिए एक टोकन क्रिएट कर देगा वो, और वो टोकन ये भी खुद भी स्टोर कर लेगा भाई अच्छा दिनेश ने लॉगिन किया था और इसका टोकन ये है, ठीक है। और वो टोकन यहाँ पे सेंड कर देगा क्लाइंट को, ठीक है। अब क्लाइंट जब भी कोई API रिक्वेस्ट करेगा तो टोकन सेंड करना पड़ेगा उसको साथ में। तो जैसे ही उसने टोकन सेंड किया, यहाँ पे टोकन मिला, उसने चेक किया कि भाई ये टोकन कहाँ पे किसके नाम पे है, ठीक है। पहले बात तो इसको देखेगा भाई टोकन है भी या नहीं है, अगर है तो ये चेक करेगा किस यूज़र ने सेंड किया है उसको, ठीक है। उसको पता लग जाएगा भाई हाँ दिनेश ने किया। कल प्रवीण ने क्या किया, लॉगिन किया रजिस्टर करवा के, जैसे उसने लॉगिन किया तो यहाँ पे टोकन क्रिएट होगा, ठीक है। टोकन क्रिएट हुआ और उसके बाद उसका रिस्पॉन्स के अंदर लॉगिन के रिस्पॉन्स में टोकन दे देगा सर्वर प्रवीण को, प्रवीण की डिवाइस पे। तो प्रवीण क्या कर लेगा, इस टोकन को सेव कर लेगा, क्योंकि ये टोकन इसको जितनी भी API कॉल करेगा उसको टोकन चाहिए होगा, ठीक है। यानी हर API में आगे उसको टोकन भेजना पड़ेगा सर्वर को। अगर वो टोकन नहीं भेजेगा तो वो कहेगा भाई अनऑथेंटिकेट करके एक एरर थ्रो कर देगा, भाई आप ऑथेंटिकेटेड नहीं हो, मैं कैसे मान लूँ कि आप लॉगिन कर चुके हो। समझ में आगे बात, ये क्लियर ये चीज़। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको लॉगिन के टाइम पे मिलेगी, जब आप लॉगिन सक्सेसफुली कर देते हो। आपने लॉगिन नहीं किया तो आपको टोकन नहीं मिलेगा आपको टोकन नहीं मिलेगा तो आप कोई भी API कॉल नहीं करवा सकते आगे। आगे बात समझ में। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को मैं एक बार सर्वर पे अपडेट कर देता हूँ। मैंने ऑथेंटिकेशन का ये जो टोकन का कोड था ना वो रिमूव कर दिया था पहले। आप इसको इग्नोर कर सकते हो इस वाली चीज़ को, जब तक मैं ये चीज़ ना कर लूँ चेंज, ठीक है। ये क्या कर रहा है, जितने भी ये देख रहे हो आप एंड पॉइंट प्रोडक्ट्स का देख रहे हो या फिर प्रोडक्ट पुट का या डिलीट का, इसमें मैंने एक बीच में एक मेथड डाल दिया, ठीक है। तो ये चेक करेगा कि अगर मान लो अगर आपका हेडर में आएगा, ये जो टोकन भेज रहा हूँ ना मैं, जो सर्वर आपका जो टोकन आएगा वो तो रिस्पॉन्स में आ गया, लेकिन जब भी हम डेटा को भेजेंगे, अब जितनी भी API कॉल करवाएंगे आगे हम टोकन को देंगे सर्वर को देंगे, तो वो हम हेडर के अंदर पास करेंगे, ठीक है। और हेडर के अंदर आपको की मिलेगी ऑथराइजेशन। ये देखो मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, जैसे मेरे को ऐड प्रोडक्ट करवाना है तो ऐड प्रोडक्ट के अंदर ऑथराइजेशन के अंदर इसमें जाऊँगा मैं, ठीक है। और ये टोकन होगा, इसमें डिफरेंट तरह के टोकन पास करवा सकते हो आप, बेसिक OAuth भी, JWT भी, तो हम यूज़ करेंगे BERR टोकन, ठीक है। और यहाँ पे उस टोकन को हम पास करवा देंगे, ठीक है। देखो कैसे। उसके बाद किसमें था ये ऑथराइजेशन में, सर्वर साइड एक और दिखा रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। अगर ऑथराइजेशन के अंदर हेडर के अंदर आपको ये ना मिले तो ये बोल देगा अनऑथराइज। अगर मान लो ऑथराइजेशन नाम का हेडर ही ना मिले, की ना मिले, टोकन तो बाद में चेक करेगा, उसको ऑथराइजेशन नाम की कोई चीज़ ना मिले तो क्या बोल देगा अनऑथराइज, तुरंत 401 एरर थ्रो कर देगा, मैसेज के अंदर जाएगा अनऑथराइज, यानी ये जो अपना इस टाइप का।
उसके बाद ये चेक करेगा कि भाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑथ हेडर में स्प्लिट करके इसका टोकन निकाल लेगा। टोकन अगर नहीं मिलता उसको तो फिर भी 401 थ्रो करेगा और अनऑथराइज दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसको मिल जाता है ना, इसमें टोकन भी है, सब कुछ चीज़ें हैं, तो उसको क्या करेगा, ये वेरीफाई करेगा यहाँ पे और उसका यूज़र डिकोड करेगा भाई किस यूज़र की रिकॉर्डिंग है। देन उसके बाद नेक्स्ट करेगा, उसके बाद यानी अगला काम जो भी है API कॉल करवाई आपने वो मिल जाएगा। ठीक है, कई बार क्या हो जाता है, टोकन है वो कुछ टाइम के लिए वैलिड रहता है। जैसे मैंने बोल दिया कि मैं सर्वर का क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ ये जो टोकन आपको मिला है 1 दिन के लिए वैलिड है, यानी 1 दिन के बाद अगर फिर से आप एक्सेस करोगे ऐप वगैरह को तो आपको क्या कर देगा, वो इनवैलिड टोकन करके दिखाएगा। तो जब भी आपके पास 401 की इनवैलिड टोकन की एरर आए किसी भी API को कॉल करने के टाइम पे, तो आपको क्या करवाना है, लॉग आउट करवा देना है। ठीक है भाई, टोकन है वो इनवैलिड हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, ख़राब हो चुका है। ठीक है, आपने यार टोकन में गड़बड़ कर दी हो, फिलहाल तो ये एक्सपायर का नहीं, एक्सपायर भी हो सकता है टोकन और इनवैलिड भी हो सकते हैं। जो मैंने अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले कि भाई 1 दिन या 2 दिन का जो टोकन वो एक्सपायर का बताया। इनवैलिड टोकन कब हो सकता है कि मान लो मैंने टोकन में कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ चेंज कर दिया टोकन में, जो सर्वर ने भेजा वो तो उसको मिला ही नहीं, उस केस में क्या करेगा, ये इनवैलिड टोकन की एरर थ्रो कर देगा। क्लियर है चीज़, हम इसको ट्राई करके देखेंगे। अब मैंने देखो ये चीज़ डाल दी है, चलो मैं फैच प्रोडक्ट के अंदर भी डाल देता हूँ इसको। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं। मैं फैच प्रोडक्ट्स कर रहा हूँ, आ गया मेरे पास एरर अनऑथराइज करके 401। ठीक है, वो इसलिए बोल रहा है कि आपको अब ऑथराइजेशन में टोकन पास करना पड़ेगा। अब मैं टोकन कैसे लेके आऊँ, तो टोकन के लिए मैं API पहले से क्रिएट करके लॉगिन की, देखो लॉगिन की API भी देख लो आप अगर, तो ये बेस URL होगा। अब मैं लॉगिन, सबसे पहले मेरे को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर मेरे पास यूज़र है ही नहीं उस नाम का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट के अंदर डेटा हम सेंड कर रहे हैं सर्वर के पास में कि ये लीजिए मेरा रजिस्टर करो, ये इन्फॉर्मेशन पोस्ट टाइप हो जाएगा यहाँ पे, और ये अपना बेस URL हो गया सेम, और ये मेरा एंड पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके अंदर पोस्ट के अंदर मैं बता रहा हूँ कि रो में जेसन में आपको जेसन पास करना पड़ेगा। ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड ये सर्वर ने डिसाइड कर रखे हैं भाई, यूज़र नाम आपको ऐसे रखना पड़ेगा और ये की आपको पासवर्ड रखनी पड़ेगी। वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, लेकिन की आपको पास कर मिलेगी सर्वर साइड से, मतलब बैकएंड का बंदा बताएगा आपको ये की यूज़ करनी है यूज़र नेम के लिए और ये की यूज़ करनी है पासवर्ड के लिए। ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूँ, 4 3 2 1 ये मैंने क्या किया, यूज़र क्रिएट कर लिया। ठीक है, आगे बात सुनो, और मैं क्या करता हूँ, ये देखो मेरे पास 201 आ गया। 201 मैंने बताया जब भी पोस्ट अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो 201 आएगा। मैसेज मिला है मेरे को, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, UI पे दिखा दो मैसेज की सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब मैं इसी यूज़र नेम को और इस पासवर्ड को यूज करके क्या करूँगा, लॉगिन करूँगा, लॉगिन की API। तो ये मेरी लॉगिन की API है यहाँ पे, और लॉगिन की API में पोस्ट टाइप की रहेगी क्योंकि हम डेटा को फिर से सेंड कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, यूज़र नेम में मैंने क्या करवा दिया, रवि, और यहाँ पे मैंने पासवर्ड करवा दिया 4 3 2 1। ठीक है, बॉडी, और इसका देखो लॉगिन और रजिस्टर के टाइम पर आपको टोकन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको और API में टोकन की ज़रूरत पड़ेगी, ये लीजिए मैंने सेंड करवा दिया। अब देखो रिस्पॉन्स में मेरे को स्टेटस कोड में 200 मिला, और रिस्पॉन्स में मेरे को क्या मिला, टिक टोकन के अंदर एक टोकन मिल गया, ये वाली वैल्यू। अब ये जो टोकन की वैल्यू है ये यूनिक वैल्यू है, यानी इस टोकन को आपको कॉपी करके, मैं वैसे बता रहा हूँ, ये ऐप के अंदर इसको आपको शेयर प्रोफाइल्स वगैरह में सेव कर लेना है। इसमें आगे जितनी भी ऐप API कॉल करोगे उस केस में आपको निकाल के शेयर प्रोफाइल्स से और API के हेडर में पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर देखो मैं क्या करवा रहा हूँ, मेरा फैच प्रोडक्ट था वो चल नहीं रहा था, ये देखो अनऑथराइज आया था। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके हेडर में जाऊँगा, यहाँ पे भी जा सकते हो, और मतलब हेडर का ही पार्ट है ये ऑथराइजेशन भी। यहाँ पे जाऊँगा मैं, यहाँ पे आपको BREAD टोकन में जाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको खाली वैल्यू मिलेगी ये। ठीक है, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना इसको। ठीक है, और मैं करूँगा सेंड, ये देखिए प्रॉपर डेटा आ गया मेरे पास।
ठीक है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे टोकन में कुछ गड़बड़ कर दी, ये देखो इनवैलिड टोकन आ गया, क्लियर है चीज़। मैं प्रॉपर डालूंगा तो ये मिल जाएगा रिस्पॉन्स। अब देखो सिंगल प्रोडक्ट फैच कर रहा हूँ मैंने टोकन नहीं डाल रखा है इसमें, इस एपीआई में, तो अनऑथराइज करके आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे गया और बी एरर टोकन डालूंगा, ये पुराने वाला है पहले का, इसको हटा देता हूँ मैं, ये देखिए। ठीक है, अगर मैं डिलीट करने की कोशिश करूँगा, इनवैलिड टोकन करके दिखा दिया मैंने, यहाँ पर डाल दिया अपना वैलिड टोकन और सेंड कर दिया। ठीक है, इस नाम को वैसे प्रोडक्ट है नहीं, तो 404 नोट फाउंड करके एरर थ्रो कर दी इसने। ठीक है, आपको जो आईडी पास की ना, प्रॉपर आईडी पास करनी पड़ेगी जो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता हो पहले से। चलिए मैं कोई प्रोडक्ट की आईडी उठा लेता हूँ, इस प्रोडक्ट को डिलीट करते हैं। ठीक है, और ये लीजिए यहाँ पे, ठीक है, प्रोडक्ट डिलीट हो चुका है सक्सेसफुली। आगे बस तो इसी चीज़ को अब टोकन के साथ आपको दिखा देता हूँ मैं कैसे आपको टोकन करना है। तो फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ मेरे पास टोकन है, वो मेरे को मिल गया है रिस्पॉन्स से। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम डिलीट करने की कोशिश, फैच करने की कोशिश करते हैं, फैच करने की। तो यहाँ से आपको करना कैसे इसको, यहाँ पे गए, आपको जो अपने शेयर प्रेफरेंस के अंदर स्टोर कर रखा था उसको टोकन निकाल लेना आपको, यहाँ पे टोकन करके। फिलहाल तो मैं इसको शेयर प्रेफरेंस में नहीं स्टोर करवा रहा हूँ, डायरेक्टली मैं यहाँ पे पेस्ट करवा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब टोकन को पास कहाँ करवाना पड़ेगा वो देखिए। ओके, गेट कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे पहला तो अपना पोजिशनल पैरामीटर है जहाँ पे आपको यूआरआई पास करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप कॉमा लगा के चेक करोगे हेडर, ठीक है, हेडर के अंदर आपको शायद यहाँ पे टोकन लिखना पड़ेगा, बी एरर टोकन मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, तो यहाँ पे उस टोकन को पास करवा दो। मतलब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे शायद टोकन नहीं करवाना पड़ेगा। और ये जो हेडर है ध्यान रखना, हेडर आप क्या करोगे, इस तरह से पास करोगे मैप क्रिएट करके। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको एक बार क्या रहता है, क्या कुछ एरर आएगी या नहीं आएगी। फैच प्रोडक्ट करके कह रहा है, हमने प्रोडक्ट का डाल दिया। चल लेट्स सी ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है भी या नहीं। तो मैं फैच प्रोडक्ट के अंदर, इसके अंदर देखता हूँ, ये हाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए प्रोडक्ट फैच करते हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ फैच प्रोडक्ट में एंड ये लगा लेता हूँ डिबग करने के लिए। यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे आया, यहाँ पे और आ सकती मेरी कोई एरर भी, तो एरर पे लगा दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने फ़ोन कनेक्ट नहीं कर रखा तो मैं ये करता हूँ। ओके, फैच प्रोडक्ट ये नहीं पेगा, मैं बंद कर देता हूँ फ़ोन ना। फैच प्रोडक्ट हुआ यहाँ से, ओके ठीक है। अभी तक मेरी कॉल गई नहीं है अभी सर्वर पे, अब जाएगी। ठीक है, स्टेटस कोड में क्या आया है, 401 आया है, यानी अपना टोकन प्रॉपरली गया नहीं है यहाँ पे। ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग करके आ गई अपनी एरर, और इसको मैंने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। चलिए चैट जीपीटी का सहारा लेते हैं इस केस में, मेरे को ध्यान नहीं है इस चीज़ को हम कैसे करते हैं, मतलब किया तो है मैंने इसको। ठीक है, ये ऐसे करना पड़ेगा इसको।
की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगा ऑथराइजेशन। टोकन के आगे आपको लगाना पड़ेगा बीरर लिखना पड़ेगा, फिर थोड़ा स्पेस एंड देन टोकन की वैल्यू। ठीक है, नाउ आई थिंक इट वर्क। ठीक है, सर्विस में आए, सर्विस फेच प्रोडक्ट, मैं थोड़ा कोड फॉर्मेट करता हूँ पहले। ठीक है, ऑथराइजेशन ये बीरर लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग में ऐसे ही, और लास्ट में उसके बाद जो भी वैल्यू आप स्पेस डाल के और देन टोकन। सेव करवाया, रन करवा के देखते हैं फिर से। आ भी है प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स, ये देखो आ गया, मेरा एंड पॉइंट आ गया देखो नहीं वहाँ से। ठीक है, फिर से लगाते हैं। ये जो गेट रिक्वेस्ट किया, हेडर प्रॉपर्ली डाल रहा हूँ मैं, और ये देखो रिस्पॉन्स कोड में आ गया अपना 200 और डेटा मिल गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेम वगैरह सब कुछ प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब देखो ये चीज़ें ना आपको ध्यान रखना है कि आपको ये जो हेडर है वो हर जगह पास करना है आपको, ऐसे हर एपीआई में फेच प्रोडक्ट, बस रजिस्टर और लॉगिन को छोड़ के। तो यहाँ पे कौन सा यूज़ कर रहे हैं, गेट, यहाँ पे पास करवा दिया इसको भी। अब टोकन आपको निकालना है, टोकन जहाँ से भी आपको मिल जाए, यानी शेड प्रोफाइल में जहाँ पे भी आपने स्टोर करवा रखा है। ठीक है, अभी तो मैंने फिक्स करके यहाँ पे लिख दिया, बिना टोकन के आपकी एपीआई काम नहीं करेगी। और इसका मैंने पर्पज़ बता दिया है ताकि अपनी एपीआई सिक्योर रहे, कोई बीच में एक्सेस बिना लॉगिन की एक्सेस ना कर ले कोई बंदा। ठीक है, अब सर्वर को पता लग रहा है कि जो भी डेटा मैं दे रहा हूँ, जिसकी रिक्वेस्ट आ रही है वो किस यूज़र की रिक्वेस्ट आ रही है और किस यूज़र को मैं रिस्पॉन्स सेंड कर रहा हूँ इस टोकन की वजह से। ठीक है, अब टोकन के साथ में ना कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे एपीआई की होगी। ठीक है, एपीआई की वगैरह को भी हम पास करवा सकते हैं। अब एपीआई की को आई थिंक दो तरह से पास करवा सकते हैं, एक तो आप यूआरएल के अंदर पास करवा सकते हो, एक शायद हेडर के अंदर भी पास करवा सकते हो, बट मेरे हिसाब से आप यूआरएल के अंदर पास करवाते हो ज़्यादातर। ठीक है, वो भी एक तरह से एपीआई क्या है, आपको जो एपीआई की होगी, जैसे मैंने एक एपीआई क्रिएट की जो स्कोर देती है, स्कोर क्रिकेट का स्कोर। अब तो किसी को भी एंड पॉइंट मिल गया मेरी एपीआई का, वो तो कोई भी एक्सेस कर सकता है उस स्कोर को। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि भाई आपको एक एपीआई क्रिएट करनी, उसको क्या करूँगा मैं, जो जिसने एपीआई क्रिएट की है वो क्या करेगा, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। मान लो आपको वन टाइम पेमेंट करनी पड़ेगी 1000 रुपीज़। ठीक है, आप 1000 पे करोगे, मैं आपको एक आईडी दूंगा क्रिएट करके जिसको बोलते हैं एपीआई की। ठीक है, वो क्या करेगा, जब भी एपीआई कॉल करेगा तो वो उसको यूआरएल में पास करनी पड़ेगी वो एपीआई। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सर्वर के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करवा के इसी के अंदर और करवा लेते हैं चैट जीपीटी से। ये जो टोकन है ना वो 1 घंटे में एक्सपायर हो जाएगा मेरा, मतलब आपको जो लॉगिन मिला उसको 1 घंटे के बाद अगर यूज़ करोगे आप, एक्सपायर हो जाएगा। अगर मैं टाइम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दूँगा सर्वर का तो उतना टाइम चलेगा फिर। तो ये मैंने मेरा क्रिएट कर दिया है, और चलिए हम इसको रख देते हैं वहाँ पे। आपको सर्वर साइड का कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए, ये मैंने बस
समझाने के लिए। ठीक है, अब आप ना अगर नॉर्मली अब टोकन से भी एक्सेस करोगे तो आपको नहीं मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मिल गया। आ गया 403 फॉरबिडन करके फेच प्रोडक्ट आ गया। हाँ 403 वो इसलिए आया क्योंकि API की इनवैलिड है। तो API की को हम पास कैसे करवाएंगे वो मैं एक बार ठीक है, हमें हेडर में ना ये पास करना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं। ये देखो ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक टोकन के साथ में आप एक API की भी करनी पड़ेगी पास। API की वो API की आपको वन टाइम मिलेगी। ठीक है, और वो API की क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे हेडर में पास करनी पड़ेगी। अब देखो ये हेडर की तो वैल्यू है ना, आई थिंक ये चेंज भी हो सकती है। और ये जो API की है सर्वर साइड से मिलेगी आपको। ठीक है, सर्वर साइड से API की फ़िलहाल इसने क्या क्रिएट कर रखी है वो देख लेते हैं। ठीक है, ओके, इसने एक फिक्स API की यूज़ कर रखी है। ये देखो योर API की, फिलहाल इसने कोई वैल्यू डाल दी। हो सकता है कि कुछ रेंडम वैल्यू डाल दे ये API की। ठीक है, अब ये API की पास करोगे तभी आपकी API कॉल होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, देख लेते हैं। मैं सर्वर को रीस्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने चेंज कर दिया इसके अंदर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे API की को कर दिया मैंने। ठीक है, अभी आपकी ये वैल्यू एक्सेस कर पाओगे आप इसको। ठीक है, मैं चलो देखता हूँ। ये एड्रेस है, ये इन्फॉर्मेशन पहले से पास हो रही है। आप क्या करना है, ये API की को डाल के देखता हूँ। की वैल्यू रहेगी API की वैल्यू ये रहेगी, की रहेगी ये। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। बस वैसे बता रहा हूँ कि API की भी आप हेडर में पास करवा सकते हो सकता है कि वो API की हेडर में पास करवानी हो सकता है कि यहाँ पे मतलब वो डिपेंड करेगा कि उन्होंने कैसे इम्प्लीमेंट कर रखा है। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे उसने ऐसे कुछ कर दी API अंडरस्कोर की, और उसके बाद यहाँ पे आपको API पास करनी पड़े। ठीक है, जो भी API की हो, वो डिपेंड करता है कि सर्वर पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रखी है उसकी, वो URL के थ्रू ले रहे हैं या फिर वो हेडर के थ्रू ले रहे हैं। बस आपको ये देखना है कि आपको उसकी क्या वैल्यू है और क्या उसकी की है। ठीक है, अगर URL में बोल रहे हैं तो पहले उसका की आ जाएगा, वो बता देंगे भाई आपको ऐसे पास करवानी है। ठीक है, क्रिकेट स्कोर की एक API है, उसके आई थिंक उसमें पास करवाना पड़ेगा आपको API की। एक वेदर की API है, उसके अंदर भी आपको API की ऐसे पास करवानी पड़ेगी। ठीक है गाइस, चलिए आज की क्लास इतनी है और हम